कभी कभी एक अकेला आदमी हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक लाइब्रेरी के बारे में सोचो। आपको किताबों की कतारें दिखती हैं, सब करीने से लगी हुई। आप ठीक वही ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह किसने संभव बनाया? ये उस आदमी की कहानी है जिसने भारत की लाइब्रेरीज को एक आत्मा दी। उनका नाम शियाली राममृता रंगनाथन था। एक ऐसा नाम जो हर लाइब्रेरी हॉल में गूंजता है। वह एक गणितज्ञ थे, एक टीचर थे, लेकिन सबसे जरूरी वह एक दूरदर्शी थे। उन्होंने लाइब्रेरीज को सिर्फ किताबों के स्टोर रूम के रूप में नहीं देखा, बल्कि ज्ञान के जीवंत, सांस लेते हुए स्थानों के रूप में देखा, जो अपने दरवाजों से गुजरने वाले हर व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार थे। 1892 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे रंगनाथन की यात्रा हमेशा लाइब्रेरीज की ओर नहीं थी। वह गणित के एक शानदार छात्र थे। उन्हें नंबर्स और उनमें निहित लॉजिक पसंद था। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों में गणित पढ़ाया और उनके स्टूडेंट्स उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग योजना बनाई थी, एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए। 1924 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया। यह एक ऐसी नौकरी थी जो उन्हें पहले चाहिए भी नहीं थी। उन्होंने लाइब्रेरी को एक धूल भरी, अव्यवस्थित जगह पाया। किताबें बंद थीं और चुप्पी ही एकमात्र नियम था। यह सीखने की जगह नहीं थी, यह एक किताब की जेल थी। यह शुरुआती नापसंदगी जल्द ही एक गहरे जुनून में बदल गई। उन्होंने लंदन की यात्रा की ताकि यह जान सकें कि वहाँ लाइब्रेरीज कैसे काम करती हैं। उन्होंने जीवंत लाइब्रेरीज देखी जो सभी के लिए खुली थी। इस अनुभव ने उनमें आग लगा दी। उन्हें एहसास हुआ कि समस्या किताबों के साथ नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ थी। वह एक मिशन के साथ भारत लौटे। वह हर एक किताब की क्षमता को अनलॉक करना चाहते थे और उसे उसके सही रीडर से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस एक शक्तिशाली विचार को समर्पित कर दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया और ज्ञान के प्रबंधन के लिए एक नया विज्ञान बनाना शुरू किया। एक ऐसा विज्ञान जो भारतीय लाइब्रेरीज को हमेशा के लिए बदल देगा। उनका दिमाग गणित की सटीकता में प्रशिक्षित पैटर्न देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि हर किताब का एक उद्देश्य था, हर रीडर की एक जरूरत थी और हर लाइब्रेरी का एक कर्तव्य था। उनका मानना था कि ज्ञान सभी के लिए मुफ्त और सुलभ होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की जो इतनी परफेक्ट थी कि एक छोटे से गांव का बच्चा वही किताब ढूंढ सकता था जो एक बड़े शहर का स्कॉलर। यह सिर्फ शेल्फ पर किताबें व्यवस्थित करने के बारे में नहीं, यह ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने के बारे में था। एक अनिच्छुक लाइब्रेरियन से भारत में लाइब्रेरी साइंस के पिता बनने तक उनकी यात्रा इस बात की कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण लाखों दिमागों को रोशन कर सकता है। तो डॉ रंगनाथन ने यह क्रांति कैसे शुरू की? उन्होंने कुछ बेहद सरल चीज से शुरुआत की। उन्होंने हमें 5 मौलिक नियम दिए, 5 सरल सत्य जो हर लाइब्रेरियन के लिए मार्गदर्शक सितारे बन गए। ये जटिल फॉर्मूले नहीं थे, वे सरल विचार थे, सामान्य ज्ञान और किताबों और लोगों के प्रति गहरे प्रेम में निहित थे। पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज। ये तो साफ लगता है ना? लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था। वह कह रहे थे कि किताबें अलमारियों में बंद होकर धूल नहीं चाटनी चाहिए। उन्हें रीडर्स के हाथों में होना चाहिए, उनके पन्ने पलटे जाने चाहिए, उनका ज्ञान अवशोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने उन जंजीरों को तोड़ा जो किताबों को लोगों से दूर रखती थीं। दूसरा नियम स्वाभाविक रूप से आता है, एवरी रीडर हिज और हर बुक। कल्पना कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वहाँ एक किताब सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रही है। वह रंगनाथन का सपना था। उनका मानना था कि आप चाहे कोई भी हो, आपकी रुचियां कुछ भी हों या आप कोई भी भाषा बोलते हों, लाइब्रेरी का कर्तव्य है कि वह आपके लिए सही किताब ढूंढे। यह लाइब्रेरी से उसके रीडर के लिए एक वादा है। यह नियम व्यक्ति का सम्मान करता है। यह हमें बताता है कि हर व्यक्ति की ज्ञान की खोज महत्वपूर्ण है। इसने किताबों की रक्षा करने से रीडर की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे लाइब्रेरी सभी के लिए एक स्वागत योग्य जगह बन गई। फिर तीसरा नियम आता है, एवरी बुक इट्स रीडर। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। जैसे हर रीडर को एक किताब चाहिए, वैसे ही हर किताब को भी अपना रीडर ढूंढने की जरूरत है। एक किताब के बारे में सोचें जो शेल्फ पर बैठी है, कहानियों या विचारों से भरी हुई है। जब तक कोई इसे पढ़ता नहीं, ये बेकार है। रंगनाथन ने लाइब्रेरियनों से आग्रह किया कि वे किताबों को उन लोगों से जोड़ने के तरीके खोजें जो उन्हें सराहेंगे। यह अच्छे डिस्प्ले, कैटलॉग या बस एक मददगार लाइब्रेरियन की सिफारिश के माध्यम से हो सकता है।
वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी किताब की आवाज लाइब्रेरी की चुप्पी में खो न जाए। यह किताबों को खुद जीवन देने का उनका तरीका था। अंतिम 2 नियम दक्षता और विकास के बारे में है। चौथा नियम है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। आपका समय कीमती है। आपको जानकारी के एक टुकड़े को खोजने में घंटों खर्च नहीं करने चाहिए। रंगनाथन यह जानते थे। वह ऐसी प्रणालियां बनाना चाहते थे जो आपको जल्दी और आसानी से वह ढूंढने में मदद करें जो आपको चाहिए। यही कारण है कि आज हमारे पास लाइब्रेरीज में कैटलॉग, स्पष्ट साइनेज और मददगार कर्मचारी हैं। अंत में 5वां नियम है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। एक लाइब्रेरी एक स्थिर संग्रह नहीं है, यह जीवित है। नई किताबें आती हैं, नए विषय उभरते हैं और रीडर्स का समुदाय बदलता है। लाइब्रेरी को प्रासंगिक और उपयोगी बने रहने के लिए लगातार विकसित और अनुकूलित होना चाहिए। डॉ रंगनाथन के 5 नियम आत्मा थे, लेकिन उन्हें शरीर भी बनाने की जरूरत थी। वह जानते थे कि महान विचारों को वास्तविक दुनिया में काम करने के लिए एक ठोस संरचना की आवश्यकता होती है। यहीं पर उनकी गणितीय प्रतिभा फिर से काम आई। उन्होंने किताबों को व्यवस्थित करने के लिए एक अनूठी प्रणाली बनाई, जिसे कोलन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यह जटिल लग सकता है, लेकिन विचार सरल था। किताब को सिर्फ एक संख्या देने के बजाय उनकी प्रणाली ने किताब के विषय को विस्तार से बताने के लिए अक्षरों, संख्याओं और कोलन जैसे प्रतीकों के संयोजन का उपयोग किया। यह हर किताब को एक अनूठा पता देने जैसा था, जिससे न केवल एक विशिष्ट किताब को ढूंढना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया, बल्कि उसके विषय से संबंधित अन्य सभी किताबों को भी। यह प्रणाली तर्क की एक उत्कृष्ट कृति थी। इसने लाइब्रेरीज को बहुत विशिष्ट और यहाँ तक कि नए विषयों पर किताबों को वर्गीकृत करने की अनुमति दी, जो पहले मौजूद नहीं थे। जबकि अन्य प्रणालियां 21वीं सदी के भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों के मनोविज्ञान के बारे में एक किताब से जूझ सकती है, रंगनाथन का कोलन क्लासिफिकेशन इसे आसानी से संभाल सकता था। उन्होंने एक और उपकरण भी विकसित किया, जिसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कहा जाता है। यह लाइब्रेरी कैटलॉग बनाने के लिए नियमों का एक सेट था, जो उनकी वर्गीकरण प्रणाली के साथ मिलकर काम करता था। साथ में इन उपकरणों ने आधुनिक भारतीय लाइब्रेरी की रीढ़ बनाई, जिससे वे कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन गईं। उनके लेखन सिर्फ मैनुअल नहीं थे, वे पाठ्य पुस्तकें थीं जिन्होंने लाइब्रेरियन की पीढ़ियों को सिखाया। लेकिन डॉ रंगनाथन सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वह एक निर्माता थे। वह जानते थे कि अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्हें संस्थान बनाने की जरूरत है। उन्होंने बैंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में रिसर्च और शिक्षा के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। यह सुपर लाइब्रेरियन के लिए एक स्कूल जैसा था, एक ऐसी जगह जहां उनकी दृष्टि को भविष्य की पीढ़ियों द्वारा सिखाया, बहस किया और आगे बढ़ाया जाएगा। वह ज्ञान योद्धाओं की एक सेना बना रहे थे, जो देश भर में लाइब्रेरीज को बदलने के लिए निकलेंगे, एक शेल्फ पर एक बार में। उनका प्रभाव सिर्फ एक संस्थान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के कई राज्यों के लिए लाइब्रेरी विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लाइब्रेरीज के एक राष्ट्रीय नेटवर्क की कल्पना की, भव्य नेशनल लाइब्रेरी से लेकर हर गांव में एक छोटी लाइब्रेरी तक, सभी एक साथ जुड़े हुए और काम कर रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को आकार देने में मदद की, जो देश में प्रकाशित सभी किताबों का एक रिकॉर्ड है। वह सिर्फ एक लाइब्रेरी के भीतर किताबों को व्यवस्थित नहीं कर रहे थे, वह एक पूरे राष्ट्र के लिए ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। वह वास्तव में सीखने के मंदिर बना रहे थे, ईंट ईंट, विचार विचार करके। डॉ रंगनाथन के काम ने उन्हें भारत और विदेश दोनों में कई सम्मान दिलाए। भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जो इसके सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। उन्हें एक नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में मान्यता दी गई, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों को दिया जाने वाला एक शीर्षक है। उनका जन्मदिन 12 अगस्त भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उस व्यक्ति को याद करने का दिन है जिसने एक लाइब्रेरियन के दर्जे को किताबों के एकमात्र संरक्षक से एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और रीडर के लिए एक दोस्त तक उठाया। उनकी विरासत सिर्फ उन पुरस्कारों में नहीं है जो उन्हें मिले, बल्कि उस सम्मान में है जो अब इस पेशे को मिलता है। उन्होंने जिस दुनिया की कल्पना की थी, वह वही दुनिया है जिसमें हम आज रहते हैं। जब आप इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं और लाखों परिणाम पाते हैं, व्यवस्थित और रैंक किए हुए, तो आप रंगनाथन के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर काम करते हुए देख रहे हैं। जानकारी को वर्गीकृत करने,
उसे खोजने योग्य बनाने और उपयोगकर्ता का समय बचाने का विचार गूगल जैसे सर्च इंजनों की नींव है। सूचना के इस डिजिटल युग में उनके 5 नियम पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हम डेटा में डूब रहे हैं और उनके सिद्धांत हमें उस ज्ञान को खोजने में मदद करते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी दूरगामी थी कि यह उन तकनीकों पर भी लागू होती है जो उन्होंने कभी नहीं देखी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत वह शांत कार्यात्मक लाइब्रेरी है जो आपको स्कूल, कॉलेज या आपके शहर में मिलती है। ये वह लाइब्रेरियन है जो एक बच्चे को उसकी पहली कहानी की किताब ढूंढने में मदद करता है। ये वह छात्र है जो अपनी परीक्षा के लिए सही संदर्भ सामग्री ढूंढता है। ये वह बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे शांति से पढ़ने के लिए एक अखबार मिलता है। जब भी ज्ञान सफलतापूर्वक किसी व्यक्ति से जुड़ता है, रंगनाथन की आत्मा जीवित रहती है। उन्होंने लाइब्रेरीज को खामोश कपड़ों से जीवंत सामुदायिक केंद्रों, खोज के स्थानों और सामाजिक प्रगति के इंजनों में बदला। उनके काम ने लाखों लोगों को जानकारी तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाया। अंत में डॉक्टर्स रंगनाथन की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये हमें बताती है कि एक अकेले नेक काम के लिए समर्पित जीवन का एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो अनगिनत अन्य लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ज्ञान के रास्ते बनाए। उन्होंने सेनाओं को कमान नहीं दी, लेकिन उन्होंने नागरिकों की पीढ़ियों को जानकारी की शक्ति से लैस किया। भारत जैसे देश के लिए उन्होंने दिखाया कि प्रगति का सच्चा मार्ग एक शिक्षित और सूचित समाज में निहित है। उनका काम यह सुनिश्चित करता है कि उन्होंने जो ज्ञान का दीपक जलाया वह चमकता रहे, हम सभी के लिए भविष्य को रोशन करता रहे।